तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आपने हिंदी के 1 घंटे का मैराथन क्लास दिया, खंड का भी एक वीडियो में दिया, लेकिन आप हिंदी का एक ऐसा क्लास लेकर आइए ना जिसमें पूरा हिंदी व्याकरण एक ही वीडियो में फिनिश हो जाए। तो भैया आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी व्याकरण जो होता है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 36 नंबर का आता है। इस पूरे हिंदी व्याकरण को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं भैया, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम हिंदी के टोटल 11 टॉपिक पढ़ेंगे। कोई ऐसा वैसा वीडियो देखकर इसको मिस मत कर देना, यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 11 टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है ना, वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक और हिंदी के बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ढूंढकर मैं ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। 2 से 3 दिन मैंने मेहनत करके ये पूरा टॉपिक आपके लिए ढूंढा है। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जान लो भैया। सबसे पहले हम मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे जो कि आता है आपका 2 नंबर का। उसके बाद में अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, 5 नंबर का आता है। कैसे आप सॉल्व करोगे उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना, आधे घंटे से ज्यादा की ये क्लास हो सकती है, लेकिन अगर आपने देख लिया ना तो आपका 36 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में शब्द युग्म पढ़ेंगे, 2 नंबर का आता है। अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, 2 नंबर का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 नंबर। वाक्य संशोधन, 2 नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपका जो रस छंद अलंकार है 2-2 नंबर का, इसको भी हम पढ़ेंगे। पत्र लिखना भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप पत्र लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। और साथ में मैं आपको एक निबंध भी बताऊंगा 9 नंबर का, कैसे निबंध लिख के आओगे ताकि पूरे 9 के 9 नंबर मिले। मतलब पूरा हिंदी व्याकरण आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से इस क्लास को देखना भैया। चलिए एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाना। सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो देखो बच्चों, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। देखो भैया, मुहावरे और लोकोक्तियों का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। आपको कैसा दिया जाएगा, कैसे लिखना है, वो सब मैं बताऊंगा। मुहावरे और लोकोक्तियां आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। अब कैसे दिया जाएगा, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना। ये जो पीले कलर से लिखा है ना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, घी के दिए जलाना। और इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग आपको करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, घी के दिए जलाना। अब आप इसका अर्थ लिखिए, अर्थ होगा खुशियां मनाना। फिर वाक्य प्रयोग कर दीजिए। वाक्य प्रयोग का मतलब क्या होता है भैया, जो आपका क्वेश्चन है ना उसका प्रयोग आप वाक्य में कर दीजिए। वाक्य प्रयोग आपका हो गया। बहुत सिंपल है भाई, ध्यान से बस समझते चलो। देखो जैसे देखो, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए, घी के दिए जलाए, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन था ना, घी के दिए जलाना, वो इसमें आ गया। तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, अर्थ आपको लिखना है। फिर वाक्य प्रयोग कर देना, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारी ने घी के दिए जलाए। जब भ्रष्ट अधिकारी का ट्रांसफर अलग हो गया ना, तो सभी लोगों ने घी के दिए जलाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझो।
हिंदी में ना एक ऐसा सब्जेक्ट आपका हिंदी होता है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 करके आ सकते हो अगर आप मेहनत करते हो अच्छे से। कुछ भी नहीं है भाई, 97, 98, 99 तक आप ला सकते हो, जो कि टॉपर लाते भी हैं। ठीक है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन, ये लोकोक्तियां हैं। ठीक है, देखो आम के आम गुठलियों के दाम, इतना ही आपको दिया जाएगा और आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। भाई 4 मुहावरे रहेंगे और लोकोक्तियां एक ही करना होगा। बहुत आसान रहता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम समझ लीजिए हलवा है। ध्यान से समझो, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ प्राप्त करना। मतलब आम के आम भी मिल गए और गुठलियों के दाम भी मिल गए, मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग कर दो भैया ऐसे खूब प्यार से। देखो, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। देखो आपका ये वाक्य में प्रयोग हो गया। मतलब सोहन भैया है ना, उन्होंने चावल तो पहले ही अच्छे दामों में बेच दिए थे, अब जो चावल की भूसियां निकली थी ना, उसको भी बेचकर वो पैसे कमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब चावल भी बिक गया और उसकी भूसी भी बिक गई। ठीक है, दोहरा लाभ हो गया। तो यही आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। भाई बहुत आसान है और टोटल 11 टॉपिक पढ़ेंगे, दिल थाम के बैठिएगा। अगर क्लास आपने लास्ट तक देख लिया ना भैया, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपका 36 नंबर समझ लो पक्का है। बाकी मैं ऐसे ही क्लासेज आपके लिए लाता रहूंगा, उसके लिए मत लेना टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। चलो भैया अगला टॉपिक हम देखेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है। देखो इसमें क्या होगा, देखो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। देखो 5 नंबर का ये आता है, आपको यहां से लेकर यहां तक एक गद्यांश दिया गया है। अब ये आपठित गद्यांश होगा, मतलब आपके चैप्टर से नहीं होगा, हिंदी के गद्य के ये चैप्टर का गद्यांश नहीं होगा, कहीं बाहर से ये दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में ना हो। आपठित का मतलब जो आपने ना पढ़ा हो। अब इसी गद्यांश से संबंधित 3 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे। देखो का वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का, यानी कि टोटल आपको 5 नंबर के क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, बाकी दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इसी गद्यांश में से क्वेश्चन का आंसर, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा, उसको ढूंढना है दिमाग लगा के। मैं ट्रिक अभी बता दूंगा भाई, बहुत आसान ट्रिक। ठीक है, और उसको ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, चलो भैया तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे भैया ना, आंसर नहीं होगा, केवल क्वेश्चन ही होगा। तो हम पढ़कर ढूंढते हैं, फिर लिखना सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो प्यार बांटते रहो फटाफट। चलो, आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे, उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनवाया जाए। मतलब जो सरकार ने उन्हें 51,000 रुपए देना चाहा ना, दुर्गा भाभी ने कहा कि इसका आप लोग शहीदों का एक स्मारक बनवा दो भाई। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर का क्या है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? 1 नंबर का समझ लीजिए ये है, ये 2 नंबर का भी हो सकता है, मतलब तीनों क्वेश्चन मिलाकर 5 नंबर के रहेंगे। तो देखो क्या कहा गया, कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में, देखो उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। मतलब आप ऐसे लिख दो, ध्यान से समझना, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा 51,000 रुपए भेंट करके किया गया। या तो आप डायरेक्ट यही लिख सकते हो, मतलब उनके सम्मान में 51,000 रुपए उनको दिए गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखो खा वाला, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? 2 नंबर। तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे, उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी। मतलब स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य जो था वो किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी। ठीक है, स्वाधीनता प्राप्ति ही उनका लक्ष्य था।
गा वाला, दुर्गा भाभी को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। तो दुर्गा भाभी को सम्मान में जो धन भेंट किया गया ना, दुर्गा भाभी ने कहा कि इस धन से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनवाया जाए। तो शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनवाने के लिए उस पैसे को लौटा दिया गया। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ट्रिक होता है हर चीज में, और यहां पर भी ट्रिक है। देखो, अब जब इसका आंसर लिखना भैया ना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना और ऐसे लिखना, आजाद भारत डॉट 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 करके बनाया जाए। ये देखो, आजाद भारत डॉट 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 करके स्मारक बनाया जाए, ये लिखना पड़ता है ताकि कॉपी चेक करने वाले को ये तो पता चले आपने कौन सा किया है। दो गद्यांश रहते हैं, एक ही करना होता है जो आपको बताओ। अब का वाला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो देखो, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए गए। एक नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वही चीज जो मैंने बताया, गद्यांश में सीधा सीधा लिखा था। फिर खा वाला क्वेश्चन देखो, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। तो देखो, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति थी, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया। वही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं जो अभी मैंने ढूंढ कर बताया था। कुछ नहीं है भाई, एकदम आसान है, हलवा है, समझते चलो। और अगर हिंदी में आप 100 में 95 नहीं ला सकते भाई तो क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो अच्छे से, कितनी भी क्लासेस लेनी पड़े, लेकिन हमें हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करना है। गा वाला देखो, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। तो देखो भैया, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे उन्होंने वापस लौटा दिया और उस धन से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए कहा। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। भाई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपठित गद्यांश में ही मिल जाएगा और 5 नंबर आपका बच्चों यहां पे बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एकदम आसान है। ठीक है, तो ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया। मतलब क्या है बच्चों, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो, हमने क्या किया, मुहावरे और लोकोक्तियां देख लिया, अपठित गद्यांश देख लिया। अब आता है शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, इन सब को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगला टॉपिक जो हमारा है ना, वो है बच्चों शब्द युग्म का। तो देखिए स्टूडेंट, शब्द युग्म जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा जाता है भैया। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमारा है कपिस कपीस, आपसे कहा जाएगा इसका सही अर्थ क्या होगा। जो पहले है उसका अर्थ पहले, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। जैसे कपिस का मतलब क्या होगा, कपीस का मतलब क्या होगा। देखो, फर्स्ट है मटमैला और अंगद, सेकंड है सुग्रीव और काला, थर्ड है बाली और सुग्रीव, और चौथा है मटमैला और सुग्रीव। तो भैया कपिस का मतलब होता है मटमैला, कपीस का मतलब होता है सुग्रीव। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल सही होगा। मतलब जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। ठीक है, तो कपिस का मतलब मटमैला, कपीस का मतलब सुग्रीव। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है ना 100% बच्चों सही है। समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अंब अंभ, इसका सही आंसर क्या होगा। अंब अंभ, बा और भा में अंतर है। फर्स्ट है माता और पानी, सेकंड है माता और पिता, थर्ड है आकाश और स्वर्ग, चौथा है देवी और देवता। अरे भैया, अंब का मतलब होता है माता, अंब का मतलब होता है माता, अंब का मतलब होता है पानी। तो माता और पानी इसका सही आंसर होगा। अंब अंब, अंब का मतलब माता, अंब का मतलब पानी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो शब्द युग्म के 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा। अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, 11 टॉपिक हमें पढ़ना है। इस वीडियो को छोटा मोटा वीडियो समझ के बिल्कुल मत मिस करना। ठीक है, चलो भैया अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेकार्थी शब्द। ये भी 2 नंबर का आता है। देखो, अनेकार्थी शब्द का मतलब आपको अनेकार्थी शब्द लिखना होता है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं। जैसे देखो, आपको दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे आपको दे दिया गया दिज, ये क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके 2-3 अर्थ जो भी आपको आता है लिख दो। देखो, दिज को हम ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत बोलते हैं। फिर विधि, विधि को हम भाग्य, विधाता, तरीका, युक्ति, रीति, कानून बोलते हैं। ठीक है, आपको 2 ही लिखना है। मैं 4-4, 5-5 बता
बता रहा हूं ताकि आपको याद तो रहे कम से कम। तो ये भी 2 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी आगे आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस रहेंगी, तो आप टेंशन मत लेना, पढ़ते रहो साथ में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसको भी समझ लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वही है भाई। हिंदी में इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। जैसे देखो, घृणा के योग्य, जो घृणा के योग्य होगा उसको क्या बोलेंगे? देखो, फर्स्ट है घृणित, सेकंड है घृणास्पद, थर्ड है घृणी और फोर्थ है निर्घृणी। अरे भैया घृणित बोलेंगे, जो घृणा के योग्य होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? घृणित। घृणा का मतलब इंग्लिश में हेट। ठीक है, चलो दूसरा, रास्ता दिखाने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला होगा वो कौन होगा? पथ प्रदर्शक, ज्ञानी, जानकार या सर्वज्ञ। अरे भाई पथ प्रदर्शक होगा, पथ का मतलब रास्ता, प्रदर्शक का मतलब दिखाने वाला। जैसे हम हैं भैया, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि बच्चों ये पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ लो, 36 नंबर आपका फिक्स हो सकता है। हम रास्ता आपको दिखा रहे हैं, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बीच में ही भाग गए हैं या क्या कर रहे हैं, वो आप जानिए। बाकी हम तो भाई अपना पूरा योगदान दे रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा नंबर लेकर आइए। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन इसके भी हो गए। अगला टॉपिक जो हमारा है बच्चों वो है वाक्य संशोधन। 2 नंबर का ये भी आता है बच्चों। तो वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य में गलतियां होंगी, उसको सही करके लिखना होगा। 2 नंबर का आता है। जैसे देखो, आपको दिया गया है वो गत सप्ताह ही जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। गत सप्ताह का मतलब जो सप्ताह चला गया, तो लिख दो वो गत सप्ताह ही चला गया, ये सही है। ये पीला वाला जो लिखा है ये आपको दिया जाएगा और व्हाइट वाला आपको सही करके लिखना है। वो लड़के कहां जा रहे हैं, गलत है। वे लड़के कहां जा रहे हैं, क्योंकि कई लड़के हैं, तो वो नहीं लिखेंगे, वे लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया बच्चों। यानी कि हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं वो देख लो, 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 7वें टॉपिक पे चलेंगे। अब रस छंद अलंकार की बारी आती है। मतलब रस छंद अलंकार भी जो है ना 2-2 नंबर के आते हैं, तो हम सबसे पहले रस को देखेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में एक रस, एक छंद और एक अलंकार बताऊंगा, और अगर आपको सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार पढ़ने हैं ना, तो आप लोग YouTube पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर। उसमें मैंने सारे रस, सारे छंद और सारे अलंकार पढ़ा रखे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपका 6 नंबर फिक्स है, क्योंकि रस छंद अलंकार जो है ना 100% फिक्स होता है कि आता ही आता है, और ये आपके हिंदी का 100% फिक्स नंबर होता है, 6 नंबर। ठीक है, तो आप लोग YouTube पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, सारा का सारा रस छंद अलंकार मिल जाएगा। यहां पे मैं एक एक आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे मैं एक एक बताऊंगा। जैसे रस में मैंने ले लिया करुण रस को। अब करुण का मतलब क्या होता है भाई? करुण का मतलब थोड़ा दुख, यानी कि जो करुण रस है ना उसको समझिए, उसका परिभाषा उदाहरण क्या होगा। देखो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। श्रृंगार रस का रति है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है ना, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगर आपको हास्य रस की परिभाषा लिखना है तो यहीं पे ट्रिक समझ लो। देखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, शोक के जगह पर हास कर देना। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यहां पे स्थायी भाव बदलते जाओ। वीर रस का आएगा तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये ट्रिक है बच्चों। अब करुण रस का उदाहरण देख लो। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ये उदाहरण है।
आपके पास और भी उदाहरण हो सकते हैं कि देखो बुक में अलग अलग उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जो आपको उदाहरण याद है वो लिखिए। हम ये नहीं कह रहे यही लिखिए, बाकी ये तो आसान ही है, इसको याद कर लीजिए, लिख दीजिएगा, काम खत्म है। तो करुण रस समझ में आ गया, मतलब 2 नंबर आपका कंप्लीट है। ये रस है। छंद में मैंने दोहा को लिया है। अब छंद पे हम आ चुके हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो छंद में मैंने लिया है बच्चों दोहा को। दोहा क्या होता है, मात्राएं कैसे गिनोगे वो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। बाकी रस छंद अलंकार वाला वीडियो एक बार जाकर जरूर देखना, जिसमें मैंने सारा का सारा पढ़ाया है। देखो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब इसमें आधा चरण में मात्राएं समान होंगी, ठीक है। इसमें 4 चरण होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। मतलब दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 पैर होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। जैसे देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। ये उदाहरण है। तो ये आपका पहला चरण है जहां तक कॉमा लगा, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा है, ये चौथा है। तो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। मात्राओं को गिना कैसे जाता है मैंने बताया था, 1 मात्रा होगी तो ऐसे, 2 मात्रा होगी तो ऐसे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मां पर 1 का मात्रा है तो यहां पे 2 मात्रा लेंगे। 2 रा पर बड़ी का मात्रा है 2, तो 2 4, यहां पे 1 लेंगे 5, 1 6, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा हम एक काम करते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। देखो ध्यान से, यहां पे मां पर 1 का मात्रा तो 2 लेंगे, व्हाइट कलर है दिख रहा होगा। फिर यहां पे रा पर बड़ी मात्रा 2, 2 2 4, 1 5, 1 6, यहां पर भी 2 8, 2 10, 1 11 और 2 यहां पे 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। दूसरे में देखो जा पर आ का मात्रा है तो 2 1 3 1 4, जो सिंगल है उसको 1 1 लेंगे। 2 3 1 4, ये 2 6 हो जाएगा, ये 2 8 हो जाएगा, ये 2 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और 2 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हो चुकी हैं। दूसरे चौथे में 11-11, देखो 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11 हो गई। और इसमें भी 2 1 3, 1 4, 5 6, 7 8, 2 10, 1 11 हो गई। मतलब पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। तो ये आपका होगा बच्चों दोहा, ठीक है। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। अब अलंकार पे चलते हैं बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार को आज मैंने लिया। किसको? उत्प्रेक्षा अलंकार को। देखो ध्यान से, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, 2 नंबर का ये भी आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यही इसकी परिभाषा है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जी ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है? उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण जी के चरण जो है कमल के समान है, तो जिसकी तुलना की जाए, चरण की तुलना की जा रही है वो उपमेय होगा, जिससे तुलना की जाए, कमल से की जा रही है वो उपमान होगा। अब उदाहरण इसका दूसरा है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम शलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पे स्पष्टीकरण लिख दो कि आखिर यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है। देखो, यहां श्री कृष्ण के श्याम गात यानी कि श्याम शरीर, जो कोमल शरीर है, उसमें नीलमणि शैल की तथा पीठपट में प्रभात के आतप यानी कि धूप की संभावना करने से यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये सिंपली आप लोग नोट कर लीजिए, अलंकार भी फाइनल हो चुका है। यानी कि हमारे टॉपिक में ना बच्चों, यहां तक टॉपिक फाइनल हो चुका है 9 तक। अब 2 ऐसे टॉपिक अभी बचे हैं ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे उनको लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पत्र लेखन की बात करेंगे।
चलो भैया नीचे चलेंगे और हम लोग आ जाएंगे अपने पत्र लेखन पे। ये देखो, पत्र लेखन में आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र बताने वाला हूं जो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर कंप्लीट करा के जाएगा। वो पत्र क्या है उसको समझो, लिखेंगे कैसे वो समझो। देखो, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। आपके गांव या शहर में बिजली की समस्या है, उसके लिए आपको अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, जब भी पत्र लिखना ना, पहले लिखो सेवा में। सेवा में तो लिखा ही जाता। फिर आप किसको पत्र लिख रहे हो? हम लिख रहे हैं बिजली विभाग। कहां के हैं वो? मेरठ। ठीक है, तो पहले सेवा में, बिजली विभाग मेरठ, मतलब सेवा में करके जिसको आप पत्र लिख रहे हो उनको बताओ। ठीक है, यानी कि बिजली विभाग को हम लिख रहे हैं मेरठ के। विषय क्या है भैया? हमारा विषय क्या है भाई? हम किस टॉपिक पे पत्र लिख रहे हैं? तो ऊपर विषय दिया गया है बिजली की समस्या, तो बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली जो है ना वो रेगुलर नहीं आ रही है, बिजली बहुत कम आ रही है, तो बिजली की अनियमित आपूर्ति जो है हमारा विषय है। फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी समस्या बताओ। अब भैया लाइट वाली समस्या है तो आपके अकेले के घर की तो होगी नहीं, पूरे कॉलोनी की समस्या होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। पहले सेवा में, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो बिजली विभाग मेरठ, फिर विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति, फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ। देखो, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी, मतलब कई लोग मिलकर हम पत्र लिख रहे हैं क्योंकि हम सबको बिजली की समस्या है। तो हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। बाकी ऐसे लिखते चले जाना। ये पत्र की बॉडी होती है, अपनी पूरी प्रॉब्लम इसी में लिखनी होती है। देखो, पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है और हम सब अप्रैल से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व भी बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। फिर आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। अरे हमारे कॉलोनी के लोग मिले भी थे और उन्होंने कहा एक सप्ताह में बिजली बढ़ेगी, लेकिन खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है, थोड़ा सा निवेदन कीजिए उनसे भाई, आग्रह कीजिए। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्रवाई की आशा में। यहां पे दिनांक कर देना, यहां पे हम हैं आपके जैन नगर निवासी काखा गा लिख देना, काम खत्म है। ठीक है, तो इस तरह कुछ पत्र लिखेंगे। मैंने बताया पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो कहां के हैं, वो विषय लिखो भाई, किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ। लास्ट में इनसे थोड़ा आग्रह करो भाई, ठीक है, थोड़ा रिक्वेस्ट करो और फिर आप दिनांक डाल के हम हैं आपके जैन नगर निवासी, कई लोग मिलकर लिख रहे हैं तो लिख देंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका भी ले लो। ठीक है, अब हमारा इसके बाद आएगा भैया 11 नंबर टॉपिक और वो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, निबंध। क्या है? निबंध है भैया। तो निबंध में हमने आज लिया है, ध्यान से देखो। अब हम चलेंगे अपने लास्ट वाले टॉपिक पे। देखो ये इस निबंध को हम लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, निबंध में मैंने एक ऐसे निबंध को लिया है ना जो मैंने देखा है कि इस टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये 3-4 निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, लेकिन आज हम एक ट्रेंडिंग निबंध को लेकर आए हैं, वो है विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा। यानी कि जो विद्यालय है हमारा, जो स्कूल कॉलेज है, उसमें स्वास्थ्य शिक्षा कितना जरूरी है उस पर हम निबंध लिखेंगे। निबंध में बच्चों हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हेडिंग अच्छे से डाला ना और हेडिंग के अंदर आपने अच्छे से लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और हेडिंग जितना हो सके उतना डाल के लिखना। अगर मान लीजिए थोड़ा कम भी आपको आंसर आ रहा है ना, फिर भी आपको हेडिंग अच्छे से डाल के जो भी दिमाग में आए लिख देना है, नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हेडिंग डालना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं भाई, सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है जैसा इसमें बना है। ऐसे रूपरेखा बनाइए कि मुझे इस निबंध को लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है। रूपरेखा के अंदर वो सारा हेडिंग आपको लिखना है। जैसे देखो प्रस्तावना,
दूसरा हेडिंग, पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए। हर निबंध में कोई भी निबंध लिखें किसी भी टॉपिक पर, पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। दूसरा, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर मतलब फिर आपको जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं वो हेडिंग रखिए। तीसरा, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता। चौथा, स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ। और लास्ट में उपसंहार। मतलब कोई भी निबंध लिखोगे ना, पहला हेडिंग और लास्ट वाला हेडिंग तो जरूर रहेगा। बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो वो हेडिंग रखना। जैसे हम विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा पर निबंध लिख रहे हैं तो बीच में हमने वो हेडिंग रख दिया। तो देखो मेरे प्यारे छात्रों, अब क्या करना है आपको। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डाल के, अब एक एक हेडिंग डाल के लिखो। पहला हेडिंग है प्रस्तावना, तो इसमें हम लोग लिखेंगे आखिर स्वास्थ्य शिक्षा है क्या, उसके बारे में एक एक हेडिंग डाल के आपको लिखना है। देखो, किसी भी देश की प्रगति के लिए वहां के नागरिकों का स्वस्थ रहना आवश्यक है, अतः व्यक्तित्व के निर्माण और समाज के उत्थान हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चार्ल्स ए बुचर के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्रिया का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से परिपूर्ण नागरिकों का ऐसी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से विकास करना है जिनका चयन इन उद्देश्यों को सामने रखकर किया गया हो। स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं अपूर्ण हैं। यदि मनुष्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उचित प्रकार से पालन करेगा तो कई रोगों से उसको बचाव हो सकता है। तो ये प्रस्तावना में लिखना है भाई, आखिर स्वास्थ्य शिक्षा है क्या, उसके बारे में। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। देखो, ऐसे हेडिंग डालना। दूसरा, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। जो आपने रूपरेखा में एक एक हेडिंग लिखा है ना, वही डाल डाल के लिखना है। देखो, विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण करे, वह इस दिशा में सदैव सदैव प्रयत्नशील रहे। ठीक है, फिर आगे देखो, थोड़ा बड़ा सा लिखना भाई, निबंध में पूरा नंबर लाना है ना, तो थोड़ा बढ़ा के लिखो। देखो, विद्यालयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों जैसे खांसना, छींकना, थूकना, नशीले पदार्थों के सेवन आदि से होने वाली हानियों से अवगत कराएं, जिससे छात्र अपने स्वास्थ्य का उचित प्रकार से विकास कर सकेंगे। विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। जितना महत्व आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री को दे रहे हैं ना, उतना ही महत्व इसका भी होना चाहिए। आगे देखो, प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण करे, वह इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहे। विद्यालय का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों, खांसना, छींकना, थूकना, नशीले पदार्थ के सेवन आदि से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। ये वही चीज लिख दिया गया है। ठीक है, फिर देखो, छात्रों को के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की उचित जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जैसे छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए रुचि व जागरूकता पैदा की जाए। प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु उन्हें अपने आसपास के वातावरण की सफाई के महत्व से भी अवगत कराया जाए कि बच्चों, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने आसपास जो है वातावरण बिल्कुल साफ रखें। ठीक है, बस हो गया, ये हो गया दूसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग है स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ। शायद ये कौन सा हेडिंग है, मैं देख लेता हूं भाई। तीसरा हेडिंग हमारा था स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, तो ये तो हमारी हो चुकी है। स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ चौथा हेडिंग है। शायद एक आध हेडिंग मिसप्रिंट हो गया है, तो आप अपने तरफ से हेडिंग डाल के लिख लेना। बाकी हम स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ देख लेते हैं। ठीक है, एक हेडिंग शायद यहां पे गायब है, तो यहां पे स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ। ठीक है, यहां तक आपका हेडिंग रहेगा, बाकी लिख दो। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा का छात्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखो, हेडिंग आपका इतना ही रहेगा, इतना। बाकी ये वाला आपका इस पैसेज में आपको लिखना है। देखो, विद्यालय में, यहां से लिखना शुरू करना। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा का छात्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ मनोरंजन व खेलने कूदने के साधन या व्यायाम के रूप में लेते हैं। इसी कारणवश भारत में आज स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति अत्यंत विचित्र है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, साथ ही अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र रोगों से विमुक्त रह पाएगा।
ठीक है, जितना आप शिक्षित रहोगे अपने स्वास्थ्य के बारे में, रोग आपसे उतनी दूर रहेंगे। इससे छात्र को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी एवं वो सफलता के पथ पर अग्रसर होगा। छात्र हमारे देश की नींव हैं। यदि छात्र सुरक्षित व स्वस्थ रहेंगे तो वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। अब देखो लास्ट हेडिंग हमारा उपसंहार रहेगा। मतलब मेरे कहने का है ना बच्चों, आपने जो यहां पे हेडिंग लिखा था ना, ये सारे हेडिंग डाल डाल के लिखना है। अगर कहीं मिसप्रिंट हमसे हुआ होगा तो आप वो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब लास्ट वाला हेडिंग हमारा रहेगा उपसंहार, मतलब फाइनली स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपको जागरूक करना है। देखो, विद्यालय में जब तक स्वास्थ्य शिक्षा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक देश के नवयुवक देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। मनुष्य के व्यक्तित्व में चारित्रिक परिपक्वता लाने व आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को चुस्त रहने व अपने वातावरण से भली भांति परिचित होने की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा की उपयोगिता तब सभी के समझ में आएगी जब इसे उचित प्रकार से अनिवार्य रूप से विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा। ये शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से के साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी महत्व रखती है। अतः स्वास्थ्य मानव जीवन का आधार है। इसलिए कहा भी गया है कि यदि मनुष्य के पास से धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया, अगर उसका चरित्र चला जाए तो समझो कुछ कुछ चला गया, और यदि उसका स्वास्थ्य चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। ये लाइन बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो यहीं पे आपका निबंध फाइनल होगा और 9 नंबर आपका कंप्लीट करवाएगा। मतलब आज के इस क्लास में ना हमने आपको ये टॉपिक भी पढ़ा दिया और ये टॉपिक भी पढ़ा दिया, मतलब पूरा हिंदी व्याकरण जो 11 टॉपिक था ना, वो मैंने एक ही वीडियो में आपको समझा दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा भाई? अगर वीडियो पसंद आए फटाफट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।